हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोग को पता है कि मैं घटनाचक्र पूर्वालोकन के पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ और इसी क्रम में हमारा 35 टॉपिक हो गया है। आज हमारा 36वां टॉपिक है। और दोस्तों इसी चैनल पर हमारा आधुनिक भारत का पूर्वालोकन का सीरीज़ भी चल रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज हमारा 36वां टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है अस्थायी और विशेष प्रावधान। तो आज का हमारा टॉपिक है अस्थायी विशेष प्रावधान। तो इसके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उसको देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो इसके शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के भाग 21 के तहत अनुच्छेद 369 से 392 तक अस्थायी या संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का प्रावधान है। तो भारत के संविधान के भाग 21 और अनुच्छेद है 369 से 392 तक जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 बोलता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी उपबंध किए गए थे। तो अनुच्छेद 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अस्थायी उपबंध किए गए थे। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत में एक ही संविधान के अंतर्गत केंद्र और समस्त राज्यों की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जाता था। ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया था तथा 26 जनवरी 1957 को यह प्रभाव में आया था। तो जम्मू कश्मीर का संविधान कब 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1957 को यह प्रभाव में आया था। संविधान के भाग 6 राज्य के बारे में उपबंध के अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में राज्यों को परिभाषित करते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। संविधान के भाग 6 अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में राज्यों को परिभाषित करते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य को इसमें परिभाषित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 308 के अनुसार भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं में राज्य पद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। ज्ञातव्य है कि 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की घोषणा की गई। कब की गई थी? 6 अगस्त 2019 को 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 सभी पूर्ववर्ती खंड अब प्रचालन में नहीं रहेंगे। अनुच्छेद 370 के सभी खंड या पूर्ववर्ती खंड अब प्रचालन में नहीं रहेंगे और अनुच्छेद 370 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि इसके अनुसार इस संविधान के किसी भी उपबंध बोला गया था कि 370 को अब इस प्रकार पढ़ा जाए कि इसके अनुसार इस संविधान के किसी भी उपबंध अनुच्छेद 152 और 308 सहित जम्मू और कश्मीर के संविधान में किसी अन्य उपबंध या किसी विधि, दस्तावेज, निर्णय आदि या किसी भी प्रकार के अन्य उपबंध, नियम, रूढ़ि, करार आदि किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी समय समय पर यथा संशोधित इस संविधान के सभी उपबंध बगैर किन्हीं रूपांतरणों या अपवादों के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इसके पूर्व 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 2019 द्वारा राष्ट्रपति 1954 के आदेश को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। राष्ट्रपति के 1954 के आदेश को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया है। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 क में नागालैंड के राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। 371 ख में असम, 371 ग में मणिपुर, अनुच्छेद 371 घ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 च में सिक्किम, 371 छ में मिजोरम, 371 ज में अरुणाचल प्रदेश, 371 झ में गोवा और 371 इ में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 371 अंग में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में उपबंध है। तो दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद के इस प्रकार की
इस प्रकार की अस्थायी शक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि के दौरान हेतु अस्थायी शक्ति मानव समवर्ती सूची के विषय हो। अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रबंध था। अनुच्छेद 371 से 371 जो तक क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक आदि राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना या उसका उन्मूलन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसका उल्लेख है? तो ये है असम का। भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के अंतर्गत अनुच्छेद 371 ख में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ईया के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ये की गई है हैदराबाद और कर्नाटक को। 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 झ या 371 आई के बाद एक नया अनुच्छेद 371 ईया या 371 ज जोड़ा गया था। अनुच्छेद 371 ईया कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में इस क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके कल्याण कर्नाटक क्षेत्र कर दिया गया। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल इसका एक राज्य अपवाद है, वो था, अब नहीं है, पहले जम्मू कश्मीर था दोस्तों। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य इसका अपवाद था क्योंकि अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ विशेष अस्थायी उपबंध किए गए थे। हालांकि 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया और साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अब 31 अक्टूबर 2019 से इस राज्य को 2 संघराज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय क्या था? कश्मीर का अलग संविधान। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। इस राज्य का अपना अलग संविधान था। यहाँ का प्रशासन एवं प्रावधान भारत के अन्य शेष राज्यों से पृथक था। अब जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष परिस्थिति को समाप्त कर दिया गया है तथा साथ ही इसे 2 संघराज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध वर्णित है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के विशेष उपबंध अनुच्छेद 370 के अंतर्गत था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है तो जम्मू और कश्मीर से। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते हैं तो जम्मू और कश्मीर में स्वमेव। प्रश्नकाल के दौरान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते थे। अनुच्छेद 1 में जहां जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय क्षेत्र का अभिन्न भूभाग घोषित करता है, वहीं अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य अस्तित्व में नहीं है। इसके स्थान पर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई है। विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था, अब समाप्त कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? तो अनुच्छेद ये 1951 में कर दिया गया था, 1951 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर का संविधान सभा ने महाराजा के अनुवांशिक शासन को समाप्त कर सर्वप्रथम कर्ण सिंह को 1951 में सदर ए रियासत के रूप में निर्वाचित किया। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा ने महाराजा के अनुवांशिक शासन को समाप्त करके सर्वप्रथम कर्ण सिंह को 1951 में सदर ए रियासत के रूप में निर्वाचित किया था। आगे चलकर जम्मू कश्मीर के संविधान में 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 1965 तथा 10 अप्रैल 1965 से प्रभावी द्वारा सदर रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल या वजीर आलम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। अतः प्रश्नोत्तर विकल्पों में कोई सही नहीं है दोस्तों। क्या हम बोले थे? सॉरी दोस्तों, 1951 नहीं, 1965 है।
निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। तो महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, सही है पहला। भारत का संविधान लागू हुआ, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर राज्य की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया था। जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो 1 2 3 4 सब सही है, क्रम से है। इसका आंसर सी होगा। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ तथा इसी दिन संविधान के नागरिकता अंतकालीन संसद, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध आदि प्रावधान लागू हो गए थे, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जम्मू और कश्मीर की संप्रभुता संपन्न संविधान सभा ने फरवरी 1954 में प्रस्ताव द्वारा भारत में विलय की पुष्टि की तथा तत्पश्चात जम्मू और कश्मीर के संविधान को 17 नवंबर 1956 को स्वीकार करने के साथ भारत में विलय को पुनः अनुमोदित किया गया था, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 जनवरी 1957 को प्रवृत्त हुआ था। भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है? तो कौन सा पैरामीटर स्वीकार नहीं किया जाता है विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए? पहाड़ी व कठिन भूभाग, सही है। कम जनसंख्या के साथ, ये भी सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति की बड़ी आबादी, ये कोई पैरामीटर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का रणनीतिक स्थान, ये भी सही है। सी सही नहीं है इसका दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा कुछ राज्यों को योजनागत सहायता प्लान असिस्टेंस प्रदान करने के लिए विशेष श्रेणी दर्जा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान किया गया था। ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त करने के आधार पैरामीटर में शामिल है पहाड़ी व कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक अवस्थिति, आर्थिक और संरचनात्मक रूप से पिछड़ा, राज्य वित्त की अव्यवहार या अक्षम प्रकृति। मतलब विकल्प सी सही उत्तर है, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को शामिल किया गया है। नोट 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अब विशिष्ट राज्यों को प्रदान किया जाने वाला विशेष श्रेणी दर्जा समाप्त कर दिया गया। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसरण में अब विशिष्ट राज्यों को प्रदान किया जाने वाला विशेष श्रेणी दर्जा समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को नहीं मिला होगा, हिमाचल प्रदेश को मिला होगा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर को। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें 8 पूर्वोत्तर भारत से, जबकि 3 हिमालयी, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। दोस्तों हम देख लेते हैं चुनाव आयोग, इसी टॉपिक में चुनाव आयोग भी देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय होता है। निर्वाचन आयोग क्या होता है? स्थायी होता है और स्वतंत्र निकाय होता है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना तथा इन निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण और निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। तो निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव कराता है? सांसदों का, राज्य विधानमंडलों का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 324 के क्लॉज 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे से मिलकर बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त
और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। उन चयन समिति में होते कौन कौन है? तो प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष का नेता होता है, उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो लोकसभा में कोई भी मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता न होने पर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को भी इस संदर्भ में विपक्ष का नेता माना जाएगा। तो चयन समिति में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में का जो विपक्ष का नेता होता है, और दूसरा होता है प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री। 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। 16 अक्टूबर 1979 को सर्वोत्तम निर्वाचन आयोग को 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ये ही पद रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से यह आयोग 3 सदस्यीय बना हुआ है। पहले 15 अक्टूबर 1979 को एक सदस्यीय था, जिसमें से मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। फिर 16 अक्टूबर जो है 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद रहे। मतलब 1 जनवरी 1990 तक ही सिर्फ 2 रहे। उसके बाद फिर एक हो गया, एक सदस्यीय हो गया। उसके बाद 1993 को पुनः 2 सदस्य हो गए और अब 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 2 अन्य की नियुक्ति होती है और एक रहते हैं तो 3 सदस्य हो जाता है। ये 1990 तक रहता है, फिर उसके बाद हट जाता है। 91-92 तक फिर एक सदस्य हो जाता है और उसके बाद 93 में पुनः क्या होता है कि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। तब से यह निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय या बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्यीय हैं। बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग में निर्णय जो है बहुमत के आधार पर लिया जाता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग के परामर्श के पश्चात ही प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनके पास समान शक्तियाँ और उनके वेतन भत्ते तथा दूसरे अनुलाभ भी समान होते हैं। इनके पास जो है समान शक्तियाँ होती हैं और उनके वेतन भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी समान होते हैं। इनका वेतन और महंगाई भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होता है। इनका जो वेतन होता है वो महंगाई भत्ता होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले होता है। अनुच्छेद 6 और 65 होता है जो भी पहले हो। अनुच्छेद 324 के क्लॉज 5 के अनुसार के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से या उन्हीं आधारों से हटाया जा सकता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से ही पद से हटाया जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको उसी रीति से हटाते हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से पद से हटाए जाते हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य संघराज्य क्षेत्र का राज्यपाल या प्रशासक निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है। तो क्या होता है कि चुनाव की जो अधिसूचना है वो लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव के लिए राज्य या संघराज्य क्षेत्र के राज्यपाल या प्रशासक जारी करते हैं, जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधी विस्तृत अधिसूचना जो है निर्वाचन आयोग जारी करता है कि कितने चरण में चुनाव होने वाले हैं और किस तरह से होने वाले हैं। इस विस्तृत सूचना जो है निर्वाचन आयोग जारी करता है। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 326 के तहत क्या किया गया? वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार क्या है? वैधानिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है।
ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई है? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा जो है मत देने के अधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। जो कि 28 मार्च 1979 से प्रभावी है। स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग जो है कराता है। अनुच्छेद 243 के और 243 JA के तहत कराया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है, जिसका कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना होता है। भारत में परिसीमन आयोग का गठन अब तक 4 बार संसदीय विधियों के तहत किया गया है। वर्ष 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत, वर्ष 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत और वर्ष 1973 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1972 के तहत और वर्ष 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत। वर्ष 2002 के परिसीमन आयोग 2002 के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग पुनर्गठित किया गया था। परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 1920 को न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग पुनर्गठित किया गया था, जिसे मूलतः जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र तथा 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था। तो जो रंजना प्रसाद देसाई के अध्यक्ष में जो परिसीमन आयोग गठित किया गया था, इनका काम था कि जम्मू कश्मीर और संघराज्य क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्व के 4 राज्य असम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर के विधानसभा एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य करना था। तथापि मार्च 2021 में परिसीमन आयोग की कार्यावधि को 1 वर्ष का विस्तार देने के साथ इसके दायरे में उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा लिया गया था। इस प्रकार आयोग के परिसीमन आदेश को मई 2022 में अधिसूचित किया गया था। इस प्रकार तकनीकी रूप से अब तक कुल 5 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है 2020 के आयोग सहित, परंतु परिसीमन अधिनियम के आधार पर इनकी संख्या 4 ही है। दिसंबर 2022 में निर्वाचन आयोग द्वारा असम राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8 क के तहत प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है BS रमा देवी थी। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 324 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के क्लॉज 2 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी कौन सा कथन सही है? ये भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी और संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुदलीय आयोग का अवधारणा 1995 से लागू है। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन पश्चात नियोक्ताओं के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी हैं। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। न्यायिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा और उनका कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उनकी सलाह पर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं 6/65 है। तो इसका सी सही है दोस्तों। सी क्या है कि संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन पश्चात नियोक्ता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। भारत का चुनाव आयोग
भारत का चुनाव आयोग भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अस्थायी और स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 25 जनवरी 1950 को की गई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्य था, जिसमें केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम चुनाव आयुक्त में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद बना रहा। अक्टूबर 1993 को पुनः चुनाव आयोग में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से अब तक ये 3 सदस्यीय है। यह बहुसदस्यीय चुनाव में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है तथा उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है, जो भी पहलू। इस प्रकार ABCD के कथन सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के सदस्यों और अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन पश्चात निर्योग्यताओं के मामले में क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल चुनाव आयोग की राय लेते हैं और ऐसी राय के अनुसार कार्य करते हैं। अतः इस संदर्भ में चुनाव आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार विकल्प C सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग करेगा। विधि आयोग कहाँ से आ जाएगा? चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को समान शक्तियाँ हैं। सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण का तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। एक ही गलत है इसमें दोस्तों। वर्तमान में चुनाव आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग में इनके पास समान शक्तियाँ होती हैं तथा इनके वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी समान होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है उनके पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जो भी पहले होता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के क्लास 5 के परंतु के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है तथा किसी अन्य चुनाव आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में यद्यपि मुख्य चुनाव आयुक्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तथापि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त की शक्तियाँ समान होती हैं। समान होने के कारण इनके बीच में किसी भी मामले में मतभेद होने पर मामले का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार ए सही है, ए सही नहीं है, जबकि तीनों सही है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। गलत है। चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। ये सही है। चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से और कार्य से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो 2 और 3 सही है। इसके 2 और 3 सही है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त तक वेतन भत्ते और अधिकार समान है और उन्हें वही वेतन मिलता है जो अन्य निर्वाचन आयुक्त के न्यायाधीशों को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष बने रहते हैं, जो भी पहले हो, तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। तो सही है। भारत के निर्वाचन आयुक्त
के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि में जो पहले हो, ये भी सही है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। इसमें 1 और 2 सही है दोस्तों, इसमें 1, 2 सही है। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है तथा उन्हीं के समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। 1 और 2 सही है। 3 सही नहीं है, क्योंकि एक निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। दूसरे शब्दों में निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित एवं प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित एवं प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उनका नियुक्ति प्राधिकारी होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद समकक्ष होता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें नियम 1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन व भत्ते प्रदान किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 की क्लॉज 5 के परंतु के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। वरीयता क्रम की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान 9वां है तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9A पर आते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष के वरीयता क्रम में 6वां स्थान है। राज्यों के राज्यपाल 4थे स्थान पर तथा राज्य विधानसभा अध्यक्ष 14वें स्थान पर आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सत्य नहीं है। संसद और राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो इसमें यह है कि दोनों सही हैं पर इसकी स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन तथा निष्पक्ष चुनाव हेतु एक स्वतंत्र चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अतः एक सत्य है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद उसी रीति से हटा सकती है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार विधायिका को है, लेकिन निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर को हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर हटा सकती है। अतः स्पष्ट है कि आर भी सत्य है पर इस कारण कथन और व्याख्या नहीं कर रहा है। वस्तुतः प्रश्न में भाषा और विश्लेषण के कारण भ्रम भी है। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सभी को शामिल किया जाए तब कारण आर गलत होगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त में निहित है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार संसद में निहित है। अर्थात अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार भी प्रत्यक्षतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से संसद या विधायिका में ही निहित है। इस विश्लेषण के आधार पर आर गलत होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया से के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। तो 20 का सही आंसर है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जाता है तो निर्वाचन आयुक्त हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? तो भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव को कराना। सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति करना, ये नहीं है।
निर्वाचन सूचियाँ तैयार करना तथा कराने का कार्य तथा निर्देशन और नियंत्रण करना। 4 1 2 4 सही है इसके। संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 1 के अनुसार इस संबंध के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में नियुक्त होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित उपबंध करने की शक्ति अनुच्छेद 327 के तहत संसद में निहित है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति निर्वाचन आयोग नहीं करता है। हालांकि अनुच्छेद 356 के क्लॉज 5 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से आगे तभी बढ़ाई जा सकती है जब संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस अवधि के दौरान राज्य में विधानसभा के आम निर्वाचनों में समस्या के कारण राष्ट्रपति शासन का प्रवृत्त रहना आवश्यक है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। ये मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण ये करता है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल का चुनाव का संचालन ये भी करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन ये भी करता है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान ये नहीं करता, ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान दी नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो लोकसभा का किया जाता है, राज्यसभा का किया जाता है, राष्ट्रपति का किया जाता है। स्थानीय निकायों का ये नहीं किया जाता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। संसद राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 243 के और 243 जे के तहत क्रमशः पंचायतों और नगर पालिका और स्थानीय निकायों का चुनाव संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों का निर्वाचन कराना नहीं। नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना ये भी नहीं है। उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय करना ये भी नहीं है। इनमें से कोई सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन संचालन के अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन संबंधी सदन द्वारा उस सदन के सदस्यों में से ही किया जाता है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 343 जे के तहत संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंध में सभी संदेह और विवाद अनुच्छेद 71 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के विवाद जबकि क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह व विवाद अनुच्छेद 71 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के द्वारा संसद व राज्य विधानमंडलों के चुनाव का विवाद अनुच्छेद 329 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत उचित विधानमंडल और द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकरण वर्तमान व्यवस्था में उच्च न्यायालय तथा पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन संबंधी विवाद क्रमशः 243O और 243ZG के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण द्वारा निपटाए जाते हैं। अतः निर्वाचन से संबंधित सभी संदेह और विवादों का निर्णय न्यायपालिका करती है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में कोई भी भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों के संदर्भ में सही नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पदों का निर्वाचन कराना नहीं, गलत है। नगर पालिका और नगर निगम के लिए निर्वाचन कराना ये भी नहीं है। निर्वाचन संबंधी संदेहों का भी नहीं है, कोई में सही नहीं है। ये सेम क्वेश्चन है। ये 2024 UPPSC प्री में है और IAS का 1994 का क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, गलत है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम संघ का गृह मंत्रालय जो है
आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, गृह मंत्रालय नहीं करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो यही सही है, केवल 3 सही है। भारत निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय हैं, जिसमें एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधायिका के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित होती है। इस प्रकार आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन के आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करना है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना भी है। चुनाव की वैधता का निपटारा ये नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय करता है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना और लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति और विधानसभा तथा विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल प्रशासक जारी करता है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना जो है लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या प्रशासक द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद समय निर्वाचन तिथि आदि की विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। चुनाव चिन्हों का बंटवारा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अधीन किया जाता है। अनुच्छेद 324 के तहत आयोग पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना, आचार संहिता लागू कराना आदि दायित्व है। जिसके व्यापक अर्थ में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना शामिल है। इस प्रकार ABD के कथन चुनाव आयोग से संबंधित हैं। चुनाव की वैधता का निपटान करना चुनाव आयोग का नहीं बल्कि न्यायपालिका का कार्य है। वस्तुतः चुनाव की वैधता से जुड़ी शंकाओं और विवादों का निर्णय न्यायपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय तथा संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अतः विकल्प C सही है। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय निम्नलिखित में से कौन सही है? निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना नहीं। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में गृह मंत्रालय द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, ये भी नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, यही सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो उपचुनाव कहते हैं दोस्तों, उपचुनाव कहते हैं। व्यवस्थापिका के किसी भी निर्वाचित सदस्य के निधन और त्यागपत्र या अयोग्यता के कारण रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति के लिए होने वाले चुनाव को उपचुनाव या बाई इलेक्शन या बाई पोल्स कहते हैं। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं? भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं? तो वैध मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सही है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये भी है। और तीसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी प्रणाली, ये दोनों नहीं है, 1-2 है सही। भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणालियाँ अपनाई गई हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा और विधान परिषदों हेतु निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है, जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से होता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए जो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न किया जाता है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का कौन निर्णय करता है? तो सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हताओं का उल्लेख है। इसके संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निरर्हता संबंधी विवादों का निश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, जबकि दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता संबंधी प्रश्नों का निश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत संसद के सभापति अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
संसद के सदस्य की निर्भरता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो राष्ट्रपति प्राप्त करेगा भारत के निर्वाचन आयोग की। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है? तो लेता है निर्वाचन आयोग की। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि जमानत राशि खो देता है, तो इसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की अगर किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित जमानत राशि भी खो देता है, तो इसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक है। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निश्चित जमानत राशि रखनी पड़ती है और यदि वह कुल वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो वह राशि खो बैठता है। यदि विकल्पों के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी अधिक होगी तो ऐसा संभव होगा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया था, तो ये संसद द्वारा। न्यायालय द्वारा अपराधित घोषित किए गए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया था। संसद द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के क्लॉज 3 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह सजा के दौरान या उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। अगर उसको न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित करते हुए 2 वर्ष या उसके अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो वह सज़ा के दौरान या उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 8(1) के तहत वर्णित विशिष्ट अपराधों के लिए दोष सिद्ध कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना होने पर भी 6 वर्षों की अवधि के लिए, मतलब अगर उसको सज़ा नहीं मिली है, मात्र जुर्माना दिया गया है, तभी भी उसको 6 वर्ष की अवधि तथा कोई भी सज़ा होने पर सज़ा के दौरान तथा उसके बाद 6 वर्ष की अवधि हेतु सदन की सदस्यता और चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएगा। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, सही है। और आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, तो नहीं, ये चुनाव आयोग बनाता है। एक सही है और गलत है। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु उन मापदंडों का एक दस्तावेज है जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया जाता है तथा उन पर बाध्यकारी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई संहिता है, न कि संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम। यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय लागू होती है तथा चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। भारत संघ बनाम हरबंश सिंह जलाल तथा अन्य सुप्रीम कोर्ट के उपयुक्त से स्पष्ट है कि कथन एक सत्य है किंतु आर गलत है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तो ये विधिक अधिकार है। मत का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 79D में निर्वाचन का अधिकार इलेक्टोरल राइट को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने या ना होने तथा उम्मीदवार होने से नाम वापस लेने या न लेने तथा चुनाव में मतदान करने से विरक्त रहने का अधिकार को शामिल किया गया है। ज्योति बसु तथा अन्य बनाम देवी घोषाल एवं अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित होने के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। इसी प्रकार लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 62 में मताधिकार का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मताधिकार को विधिक वैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक या वैधानिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है।
लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। चूँकि यह संसद द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के तहत मिलता है, अतः एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे विधिक या वैधानिक अधिकार ही माना है। हालांकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने अपनी उत्तर कुंजी में मताधिकार को संवैधानिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना है। इसका आधार संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार मतदान की योग्यता को उल्लेख होना हो सकता है। नव युवकों का द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, तो ये किया गया था 1989 में। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया तथा 28 मार्च 1989 में प्रभावी हुआ था। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा चुनाव के आम चुनाव में किया गया था। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से नहीं, राष्ट्रपति शासन की वृद्धि करने वाले राष्ट्रपति की शक्तियों से नहीं, मतदाताओं की आयु घटाने से है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 326 के तहत। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा और उसके अधीन इस नियत की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु हो। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 28 मार्च 1989 से यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस संविधान द्वारा समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अधिनिवास चित्त विकृत या अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हृत नहीं कर दिया जाता, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदान के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 326 है। पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। तदनुसार संविधान के तहत एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी उम्र जो है 18 वर्ष है। मार्च 1924 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो मतदान करने की पात्रता आयु जो है 85 वर्ष है। 1 मार्च 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा चुनाव आयोग से परामर्श के बाद निर्वाचनों का संचालन नियम द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 27(1) में संशोधन कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट द्वारा अर्थात घर से मतदान करने की पात्रता आयु को 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा के 2024 के आम चुनाव में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% की मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए घर से डाक मतपत्र द्वारा मतदान कराने की सुविधा प्रदान की गई थी। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, जाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। सही है। और राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता है। तो चारों सही है इसमें दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधानित है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए
वैक्स मताधिकार के आधार पर होंगे। साथ ही अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक सूची होगी और केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर कोई व्यक्ति किसी सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। इस प्रकार प्रश्नगत 1, 2, 3 तो राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु संवैधानिक सिद्धांत हैं। साथ ही विभिन्न निर्वाचनों हेतु निर्वाचक आयोग में पंजीकरण के लिए भारत में राजनीतिक दल अपने मानक यथा दल का संविधान, नियम आदि स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से ये भी राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के हेतु सिद्धांतों में शामिल है, अतः विकल्प भी सही है। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसमें ई सही है, एक से अधिक संशोधन किए जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, भारत में यदि एक राष्ट्र या एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू की जाती है तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के अनुरूप करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तदनुसार बढ़ाना या घटाना होगा। लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल को उसी के अनुरूप समायोजित करना होगा। साथ ही यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे भी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व भंग विघटित होने की स्थिति के संदर्भ में तदनुरूप प्रावधान करने होंगे। यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद भी आगे जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व भंग या विघटित होने की स्थिति के संदर्भ में तदनुरूप प्रावधान करने होंगे। अतः ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि सहित कुछ अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी तथा कतिपय नए अनुच्छेद और उपबंध भी जोड़ने होंगे। उल्लेखनीय कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। इस उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर देश में लोकसभा और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के उद्देश्य से संविधान में 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधियां संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में 17 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत किए गए, जिन्हें संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेजा गया है। निम्नलिखित में से कौन समकालीन चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? तो समकालीन चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं, तुषार मेहता नहीं है। समकालीन चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इस समिति के अन्य सदस्य में अमित शाह थे। इसमें अन्य सदस्य अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, गुलाम नबी आज़ाद जो है राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष के NK सिंह पूर्व अध्यक्ष जो है 15वां वित्त आयोग के, और डॉक्टर सुभाष जी कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष जी कश्यप, और हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता, और संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। इनके अतिरिक्त केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अर्जुन राम मेघवाल इस समिति में विशेष आमंत्रित तथा डॉक्टर नीतेश चंद्र सचिव के रूप में शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। अतः स्पष्ट है कि तुषार मेहता इस समिति के सदस्य नहीं है। निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग यही सही है दोस्तों, किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। निर्गम मत सर्वेक्षण या एग्जिट पोल वह पद्धति है जिससे मतदान के तुरंत बाद यह पता लगाया जा सकता है कि मतदाताओं ने किस प्रत्याशी या दल को के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि जनमत सर्वेक्षण मतदान के पहले चुनाव के संबंध में जनता की राय जानने के लिए विभिन्न सर्वे एजेंसियों द्वारा कराया जाता है। 2019 में लोक चुनावों में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में
1 मिलियन बराबर 10 लाख लगभग कितनी थी? 2009 के चुनाव में कितनी संख्या थी? तो ये थी 714 मिलियन। 2009 के लोकसभा के आम चुनाव में पंजीकृत निर्वाचक मतदान के लिए योग्य व्यक्तियों की कुल संख्या 714 मिलियन थी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजीकृत निर्वाचकों की कुल संख्या 979.75 मिलियन थी। वर्ष 2019 में लोकसभा के आम चुनाव में पंजीकृत निर्वाचकों की कुल संख्या 911 मिलियन से बढ़ी है, मतलब 7.43% बढ़ी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते यह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1991 में 1996 में हुए संशोधन के तहत धारा 33 के क्लॉज 7 में प्रावधानित किया गया है कि कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराए गए 2 या 2 से अधिक सीटों के उपचुनाव में या 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों के उपचुनाव में 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं, मतलब 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार एक सही नहीं है। कथन 2 भी गलत है क्योंकि चौधरी देवीलाल ने 1991 में लोकसभा चुनाव में केवल रोहतक से चुनाव लड़ा था तथा वे पराजित हुए थे। जहाँ तक कथन 3 का प्रश्न है, यह वर्ष 2004 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित अवश्य किया गया था, परंतु इस संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाया गया है। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल ही के संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोषसिद्ध होने पर दोषसिद्ध की तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता हो जाएगी। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु तो अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। सही है। कोई अभ्यर्थी अब 1 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता, 2 के लिए हो सकता है। चुनाव लड़ने के लिए किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादृष्ट नहीं किया जा सकता है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादृष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका 1, 2, 4 सही है दोस्तों। 1, 2, 4 सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्नगत कथन 1, 2 और 4 लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1996 के संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन के संदर्भ में सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है। 1996 का लोक प्रतिनिधि संशोधन अधिनियम दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर आधारित था। जब अब कोई अभ्यर्थी किसी आम चुनाव अथवा शासक कराए गए 2 या अधिक सीटों के उप निर्वाचन में से 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव प्रत्यादृष्ट या रद्द नहीं होगा, बल्कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित दल को नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का विकल्प दिया गया है। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, तो इसने की थी कि लोकसभा में चुनाव के लिए सरकारी निधियन की, लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियन की दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी 1990 में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में 1990 में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन की निर्धारित मात्रा, मतदाता सूचियों की अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध कराने और प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोन की निर्धारित संख्या के किराए के भुगतान आदि के संदर्भ में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो निर्वाचन में सुधार से है। लोकसभा एवं राज्य एवं विधानसभा की सीटों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का उत्तर दीजिए। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों और 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ये सही है।
कि 543 सीटों में 84 सीटें जो हैं अनुसूचित जातियों और 44 सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। एक मिनट, इसमें कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। तो ये सही नहीं है दोस्तों। 543 सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जातियों, 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, ये सही नहीं है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग, ये गलत है दोस्तों। और फिर किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है, तो ये सही है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 गलत है और 2 सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। 2008 के परिसीमन के तहत वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 निर्वाचित सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। कथन 1 सही नहीं है। परिसीमन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र के सीमांकन और उसे आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। तो कथन 2 सही है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, सही है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्यसभा के विधानसभाओं के सम्मुख रखे जाते हैं तो उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो दोनों सही है। परिसीमन अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारित करना होता है। यह आयोग एक शक्तिशाली संस्था है। इसके आदेशों को किसी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके आदेश लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखे जाते हैं, किंतु इन्हें आयोग के आदेशों के अनुसार सुधार की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो अभी तक 4 हैं। भारतीय संदर्भ में परिसीमन से तात्पर्य लोकसभा और राज्य विधानसभा के प्रत्येक राज्य और संघीय क्षेत्रों में स्थानों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। इसमें इन सदनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित किए जाने वाले स्थानों का निर्धारण भी शामिल है। भारत में परिसीमन प्रक्रिया संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित किए जाने वाले परिसीमन आयोग द्वारा निष्पादित की जाती है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोगों का गठन अब तक 4 बार किया जा चुका है। वर्ष 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत, वर्ष 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत, वर्ष 1973 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1972 के तहत और वर्ष 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत। अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे तथा पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर द्वारा परिसीमन सुरक्षा कारणों से 8 फरवरी 2008 की जारी राष्ट्रपति आदेशों के तहत स्थगित कर दिया गया था। इन आदेशों को 28 फरवरी 2020 को निरसित कर दिया गया। इसके बाद भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत उपयुक्त 4 राज्यों और संघीय क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर के लिए पुनः परिसीमन आयोग का गठन मार्च 2020 में न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। मार्च 2021 में पूर्वोत्तर के इन 4 राज्यों का पुनर्गठन आयोग के दायरे से हटा दिया गया है। इस प्रकार राजनीतिक रूप से दिसंबर 2023 तक कुल मिलाकर 5 परिसीमन आयोग गठन किया गया था। 2020 के आयोग सहित, परंतु परिसीमन अधिनियमों के आधार पर विकल्प डी ही सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन 1 और दूसरे को आर कहा गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो ये सही है इसका दोस्तों, इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली के रूप में निर्जातीयता, लिंग और हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों का उनकी संख्या के अनुपात में यथोचित प्रतिनिधित्व को सुगम और सुलभ बनाती है। इस प्रणाली से सभी वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने का प्रयास होता है। अतः यह प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान करने में योगदान देती है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो ये करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां
जहाँ द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है तो वहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व विकसित नहीं है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। अतः जहाँ देश में मात्र 2 ही दल हैं या द्विदलीय प्रणाली विकसित है वहाँ यह महत्वहीन हो जाती है। निम्न में से दिए गए प्रश्न में कथन के पश्चात 2 क्रियाविधि 1 तथा 2 है। निम्न में से कौन सा सही विकल्प को चुनिएगा। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ था। चुनाव आयोग को लोकसभा का चुनाव पुनः करवाने की घोषणा करनी चाहिए। तो इसमें दोनों कथन नहीं सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है दोस्तों। यदि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ था तो इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिसमें मतदाताओं की उदासीनता, स्थानीय मौसम या अन्य कारणों का प्रभाव, मतदाताओं की राजनीतिक प्रक्रिया में अरुचि बढ़ाना आदि प्रमुख हैं। वस्तुतः मतदान के लिए एक निर्धारित दिन और समय निर्धारित होता है तथा चुनाव की प्रक्रिया अत्यधिक व्यय साध्य भी होती है। अतः प्रश्नगत कथन के संदर्भ में क्रियाविधि एक अनुसरण नहीं करता है। इसी प्रकार संविधान द्वारा देश में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसे चुनाव आयोग द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। चुनाव के समय मतदान के लिए जन जागरूकता द्वारा प्रेरित करना ही इस संदर्भ में समुचित उपाय हो सकता है। अतः क्रियाविधि 2 भी कथन का अनुसरण नहीं करती है। भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, फिर मतदाता फोटो पहचान पत्र, फिर वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट रोल और फिर नोटा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से AC जोस वर्सेस सिवान पिल्लाई एंड अदर्स पारुल केरल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 19 मई 1982 को हुए मतदान में ईवीएम का प्रयोगात्मक उपयोग दर्ज है। मतदाता फोटो पहचान ईपीक निर्वाचन आयोग ने ईपीक योजना 1993 में प्रारंभ की। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट रोल वीवीपैट 4 सितंबर 2013 को नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा उपचुनाव में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग हुआ था। नोटा नन ऑफ द एबव 27 सितंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार ईवीएम में नोटा का विकल्प जोड़ा गया था। इस प्रकार सही विकल्प ईवीएम 1982, ईपीक 1993, वीवीपैट 2013 और नोटा 2013 है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली इस मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो वीवीपैट का संस्करण M3 है। निर्वाचन में मतदान की पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट रोल वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए वीवीपैट तथा ईवीएम का M3 संस्करण आयोग द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। विकल्प C सही है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो 3 सदस्यीय आयोग 1989 में बनाया गया था। भारत के निर्वाचन आयोग मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग और 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई। पहली बार यह आयोग 3 सदस्यीय बना, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पे रहे। 1 अक्टूबर 1993 से पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई, तब से अब तक ये 3 सदस्यीय हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? तो भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था। MS गिल थे, TS कृष्णमूर्ति थे, NB लोहानी नहीं है, JM लिंगदो हैं। वर्ष 2000 में MS गिल चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे। TS कृष्णमूर्ति और JM लिंगदो अन्य सदस्य हैं। बाद में क्रमशः लिंगदो और कृष्णमूर्ति भी मुख्य चुनाव आयुक्त बने। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो दोनों सही हैं दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 31 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी, BS रमा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो 25 दिसंबर को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे जो है 25 जनवरी। नेशनल वोटर्स तो मैं गलती से 25 दिसंबर बोल दी थी, 25 जनवरी दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी 2011 को शुरू हुआ था। 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ था ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।